नमस्कार दोस्तों, वी फॉर विनोवेटिव चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और जिस तरह से फिर से एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है भारत में, माल्या के बाद नीरव मोदी भी करीब 12,000 करोड़ रुपए हड़प कर यहां से भाग गया है। और दोस्तों, पिछले करीब आप 3-4 दिन से 5 दिन से लगातार नीरव मोदी के बारे में सुन रहे होंगे कि आखिर कैसे इतने बड़े बड़े लोग इतने बड़े बड़े घोटाले करके यहां से भाग जाते हैं। उस सरकार को और बैंक को इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। आप बार बार एक वर्ड का नाम सुन रहे होंगे, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, जिसका शॉर्ट टर्म होता है LOU। आखिर वो क्या होता है और किस तरह से ये 12,000 करोड़ का घोटाला आखिर उसने किस तरह से किया, इसके साथ साथ हम आपको इस वीडियो में ये भी बताएंगे इस घोटाले के साथ साथ मतलब किस तरह से उसने पूरा घोटाला किया। इसके साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि नीरव मोदी आखिर है कौन और इस टाइम वो कहां पर रह रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि 12,000 करोड़ रुपए का घोटाला कैसे हुआ। हम बताएं कि PNB यानी कि पंजाब नेशनल बैंक की मुंबई ब्रांच में ये घोटाला हुआ है। और वहां के जो लोग थे, वहां के जो अधिकारी थे, जो ऑफिसर्स थे, जो मैनेजर थे, उनकी मिली भगत के बिना ये संभव नहीं है। आप बिल्कुल सीधा सीधा ये समझ सकते हैं कि बिल्कुल धोखाधड़ी की है। वो बैंक को, पूरी एक बैंक है, जो पूरा एक ग्रुप है, उसको कहीं तक भी ये पता नहीं चलने दिया है कि हमने इनको ये LOU जारी किया है। कहीं भी उसका रिकॉर्ड नहीं रखा गया है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले आपको बताएं कि आखिर ये LOU होता क्या है, यानी कि लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि नीरव मोदी एक हीरा व्यापारी था। गुजरात से उन्होंने शुरू किया। उनके पिताजी दादाजी पापड़ बेचते थे। धीरे धीरे हीरे के व्यवसाय में आए। पहले इंडिया में करते थे। पूरी जो बॉलीवुड और हॉलीवुड की जो सेलिब्रिटीज़ है, वो सारे उनके हीरे, जो उनके डायमंड्स है, वो पहनते थे। प्रियंका चोपड़ा तो जो है ना, इनका ब्रांड का प्रमोशन भी करती थी। उन्होंने बोला कि उन्होंने मुझे ब्रांड एम्बेसडर तो बनाया, लेकिन अभी तक उसकी फीस मुझे नहीं दी है। तो जब वो पहले इंडिया में ये सारा व्यापार करते थे, धीरे धीरे वो दूसरी कंट्रीज़ की ओर जाने लगे। हांगकांग से मंगाते थे, वो अलग अलग कंट्रीज से जो है ना वो हीरे मंगाते थे और यहाँ से वहाँ पर हीरे भेजते थे। वहाँ पर उनके बहुत सारे अलग अलग शोरूम्स थे। तो सब होता क्या है, अब मान लीजिए किसी दूसरी कंट्री में जब आपको ये सारी चीज़ों के पैसों की ज़रूरत है, तो वहाँ की बैंक्स आपको पैसा नहीं देंगी। उसके लिए क्या करना पड़ता है, जैसे कि जो इंडिया की बैंक है, मान लीजिए कि PNB में इनका अकाउंट था, तो PNB में इनकी साख बहुत ही अच्छी थी। ये अंबानी के रिश्तेदार भी बताए जाते हैं। अंबानी के किसी भाई से, इनकी बहन की, जो भी हो, कहीं ना कहीं इनके रिलेटिव है अंबानी जी भी। अब होता क्या है कि PNB में इनका बेसिक अकाउंट है। PNB में इनका सालों से अकाउंट चल रहा है। PNB में इनके बहुत अच्छी साख है। PNB के इन्होंने अधिकारियों से बहुत अच्छी मतलब एक साख बना के रखी, एक मेलजोल बना के रखा, उनको पैसे खिलाए, जो भी किया। तो ऐसे करीब 10 से 12 अधिकारी बताए जाते, जो कि हायर अथॉरिटी तक भी थे। अब उनको बाहर पे जब बिजनेस करना है, तो वहाँ की बैंकों से उनको लोन लेना रहेगा, है ना। जैसे वहाँ पर जो बैंक थी, वो थी यूनियन बैंक, एक्सिस बैंक और इलाहाबाद बैंक। लेकिन ये तीनों बैंक मिस्टर नीरव मोदी को नहीं जानती थी, क्योंकि ये बैंक तो हांगकांग में थी या दूसरी जगह थी, विदेशों में ये बैंक थी। तो नीरव मोदी जी ने क्या किया, उन्होंने PNB को बोला कि आप मुझे लेटर ऑफ अंडरटेकिंग दे दीजिए, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जारी कीजिए मेरे नाम से। तो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जब जारी किया जाता है नीरव मोदी के नाम से, तो वो जितना चाहे उतना हीरे खरीद सकते हैं। कैसे? क्योंकि इन तीनों बैंकों से उन्होंने कर्ज लिया, ठीक है। अब इसकी जिम्मेदारी होती है कि जो बैंक, जैसे कि PNB ने लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जारी किया इन तीनों बैंक को, तो ये जवाबदारी बनती है PNB की कि हाँ, ये नीरव मोदी जी पूरा पैसा चुकाएंगे और हम इस बात की गारंटी देते हैं कि नीरव मोदी एक बहुत अच्छे आदमी, ये आपका पूरा सारा पैसा चुका देंगे। अब क्या हुआ, PNB ने गारंटी ली और PNB ने लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जारी कर दिया। वहाँ से ये तीनों बैंक से जो है ना, यूनियन बैंक है, एक्सिस बैंक है, इलाहाबाद बैंक है, यहाँ से उन्होंने कर्ज लिया हांगकांग में या दूसरी जगह, वहाँ से उन्होंने सारा व्यापार अपना शुरू कर लिया। करीब 11-12 हज़ार करोड़ का ये सारी चीज़ें ली। जब थोड़ा टाइम स्पेंड हुआ, तो इन तीनों बैंक्स ने नीरव मोदी जी से और PNB बैंक से पैसा मांगा कि साहब, ये 11-12 हज़ार करोड़ आपने हमसे लिए, आपने लेटर ऑफ अंडरटेकिंग दिया था, वो पैसा हमको वापस कीजिए। इन तीनों बैंक से PNB से मांगा। जब PNB के पास ये इंफॉर्मेशन पहुंची, तो वहां के जो है ना अधिकारी हक्का बक्का रह गए। उन्होंने बोला कि हमने तो इस तरह का कोई भी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जारी नहीं किया है। जी हाँ दोस्तों, मतलब इतना बड़ा घोटाला हो गया। और जिन 10, 12, 15 अधिकारियों ने ये सब किया, उन्होंने कहीं भी इसकी एंट्री
उनके रजिस्टर्स, उनके कंप्यूटर में कहीं भी नहीं की थी। उन्होंने एक स्विफ्ट कोड जारी किया था और स्विफ्ट कोड जारी करने के बाद में जो है ना वो सारा पैसा एक्सिस बैंक ने, यूनियन बैंक ने और इलाहाबाद बैंक ने नीरव मोदी को दे दिया था। लेकिन बैंक के रिकॉर्ड में, यानी कि पीएनबी के बैंक के रिकॉर्ड में ये कहीं भी नहीं लिखा कि हमने एलओयू जारी किया। कितनी बड़ी बात है। मतलब ये सारी चीजें हो गई और किसी को कानों कान तक खबर नहीं है पीएनबी वालों को। तो अब आप सोच सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि कितने हायर लेवल के अधिकारी इसमें शामिल होंगे। और दोस्तों इसके बाद में जो है ना ये सारी चीज़ें अफरा तफरी मची जब उन्होंने यूनियन बैंक, इन सारी बैंकों ने जो है ना इनको कंप्लेंट की। इन्होंने बोला नहीं आपने ही एलओयू जारी किया था। फिर पीएनबी के सारे अधिकारियों को ये बात पता चली, उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई वहाँ पर। और जितने जो भी अधिकारी थे धीरे धीरे सारी बिल्कुल क्राइम ब्रांच को उन्होंने ये सारा पूरा मैटर दिया और धीरे धीरे सारी चीज़ें चली और वो अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि एसबीआई के माल्या इतने सारे पैसे लेकर भाग गया तो उसमें कहीं ना कहीं उन अधिकारियों की थी, यहाँ भी उन अधिकारियों की मिली भगत है। अब ये इतना जो पीएनबी को जो नुकसान हुआ है 11-12 हज़ार करोड़ का, ये तो आंकड़े हैं, हो सकता है इनसे कहीं बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये 12,000, अब पीएनबी क्या है, गवर्नमेंट बैंक है, ठीक है, नेशनलाइज बैंक है जिनका गवर्नमेंट ये सारी चीजें देखती है। पीएनबी का 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ पिछले 4-5 दिन में। अगर शेयर्स देखा जाए तो 10-20%, 30% को इनको नुकसान हो गया है। शेयर्स बिल्कुल धमाधम नीचे आ गए। मतलब जिन शेयर की कीमत चल रही थी 1,000 रुपए, वो शेयर आ गए आज 500, 600, 700 रुपए पे। तो ये नुकसान हुआ है सरकार को। अब इतना पैसा पीएनबी के पास, ये पैसा किसका आया था, किसका पैसा था? ये पीएनबी के पास जो पैसा था वो हम लोगों का पैसा था। हम लोगों ने वहां पर ये पैसा पीएनबी के पास जमा करके रखा था। अभी हमारे पैसे को उन्होंने नीरव मोदी को दे दिया है, जिन जिन के पीएनबी में अकाउंट थे। अब यहाँ पे एक गौर करने वाली बात है कि आपका जो पैसा है वो तो खैर सेफ है, जिन जिन के पीएनबी में अकाउंट में जो भी पैसा है उनका पैसा तो सेफ है, लेकिन सरकार ये पैसा लाएगी कहाँ से? सीधी सी बात है, सरकार दोबारा से सब पे टैक्स लगाएगी, एक्स्ट्रा पैसा लेगी। 12,000 करोड़ सिर्फ हमसे ही वसूले जाएंगे, क्योंकि ये सारी बैंक से सारी चीज़ें किससे चलता है? पूरी इंडिया किससे चल रही? पूरी इंडिया चल रही सिर्फ हमारे दिए हुए पैसों से। कुछ अधिकारियों की लापरवाही की वजह से, सरकार की गलती की वजह से माल्या और नीरव मोदी जैसे लोग यहाँ से पैसा लेकर बाहर भाग जाते हैं और बताया जाता है कि अभी जिस होटल में वो रह रहा है वहां पर डे का किराया 85,000 रुपीज़ है। जी हाँ, 85,000 रुपीज़ के पर डे के किराए के होटल में वो रह रहा है और अभी तक सरकार उसको नहीं पकड़ पाई है। उसके ऊपर 51,000 रुपये का उन्होंने इनाम भी रखा है कि जो भी नीरव मोदी को पकड़ कर लाएगा हम उसको 51,000 रुपये का इनाम भी देंगे। वो सरकार कोशिश कर रही है कि जितनी जल्दी हो सके उसको पकड़ पाएँ। उड़ती खबरें ये भी आ रही हैं कि नीरव मोदी ने ये कहा है कि 5,000 रुपये करोड़ में देने को तैयार हूँ, लेकिन ये कहीं से सोर्स नहीं है, इन सब चीज़ों का पता नहीं है कि ये खबर सही है या नहीं। लेकिन जो कुल मिलाकर जो बात सामने आ रही है वो ये है कि 12,000 करोड़ रुपए का घोटाला हो चुका है। 12,000 करोड़ रुपए बैंक की जेब से बाहर जा चुके हैं। कोई भी पता नहीं है, जिस तरह से माल्या के 9-10 हज़ार करोड़ रुपए वापस नहीं आए, उसी तरह से हो सकता है ये भी वापस ना आए और सीधा सीधा जो उसका भार पड़ेगा वो हम पर पड़ेगा। भार किस तरह से पड़ता है? एसबीआई ने लगाया मिनिमम एवरेज बैलेंस का पेनल्टी, 1700 करोड़ रुपए उसने एक ही दिन में कमा लिए। अब इसी तरह पीएनबी भी लगाएगा, उनके जो कस्टमर्स, उनके जो क्लाइंट हैं, उनके जो खाता धारक है, उन पर भी इस तरीके से सारी चीज़ें लगाएंगे तो बस धीरे धीरे अपनी सारी चीज़ें वसूल करेंगे। मतलब करता कोई और है और भरता कोई और है। तो दोस्तों अब हम आपको बताते हैं नीरव मोदी के बारे में। नीरव मोदी जिनकी एज 48 ईयर्स है और जिनकी शादी एमी मोदी से हुई है। ये एमी मोदी इंडिया की नहीं है, विदेश की लड़की है जो कि मुंबई में आकर रहते हैं। ये लोग मुंबई में रहते हैं और इन लोगों का ऐसा सिद्धांत था कि जहाँ जहाँ भी ये एमी मोदी और नीरव मोदी दिखाई देते थे तो ये अपने जो पर्सनल लाइफ है उसके बारे में ये लोग कभी भी बातें नहीं करते थे। ये अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बिल्कुल अलग रखते थे। इनका एक भाई है जिसका नाम है निशाल मोदी, गुजरात के रहने वाले, 48 ईयर्स इनकी एज है नीरव मोदी की। इनके 3 बच्चे हैं और इनकी जो कुल इनकम है वो करीब $1.3 बिलियन है। इनका घर आपको मैं बता दूं मुंबई में है और ये गहनों के व्यापारी हैं, हीरो के व्यापारी हैं। बड़े से बड़े लोग, जो दुनिया के बड़े बड़े लोग हैं ना, वो भी इनके हीरे पहनते हैं। हम आपको बताएं, जो फोर्ब्स नाम की एक जानी मानी पत्रिका है, 2017 में जो भारत के जो टॉप 100 अमीर है, रिच लोग हैं, उनमें 85 नंबर का नाम नीरव मोदी का था।
नीरव मोदी भारत का 85 नंबर का अमीर आदमी है। अब मुझे समझ में आता है कि लोग अमीर किस तरीके से होते हैं। इस तरह से फर्जीवाड़े करके लोग, मैक्सिमम लोग इस तरह से होते हैं। इनकी कंपनी का नाम है फॉरेस्टर इंटरनेशनल। तो दोस्तों इनके एक और जो व्यापारी साथी हैं मेहुल चीनू भाई चोकसी, इन पर भी केस दर्ज किया गया है। इनका भाई है जो निशाल मोदी है, इन पर भी जो केस दर्ज किया गया है। तो दोस्तों इस तरह से हमने आपको बताया है कि इनकी फैमिली के बारे में, इनकी जो पर्सनल बैकग्राउंड है उनके बारे में हमने आपको बता तो दिया है कि ये इनके पिताजी दादाजी पापड़ का काम शुरू करते थे और धीरे धीरे करके हीरो की दुनिया में आए और बहुत बड़े आदमी बन गए। तो दोस्तों फिलहाल की कंडीशन ये है कि नीरव मोदी अभी भारत सरकार के हाथ में नहीं है। सरकार टू सरकार, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात चल रही है कि हम उसको वहाँ से भेज देंगे। हो सकता है वो पकड़ा भी जाए, लेकिन देखना ये है कि ये सारा पैसा बैंक में वापस आएगा कैसे, और आएगा भी या नहीं, और अगर नहीं आएगा तो हम सबकी जेब से ये सारा पैसा जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो दोस्तों कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।